Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome to my channel Conceptual Startup. In this video, we will going to study about the birth of Weimar Republic, and also we will get to know about what was the Weimar Republic and who were the supporters of Weimar Republic and the people, why people didn't like this republic or the parliament made by Weimar Republic at that time. So let's start the video. नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्थ ऑफ द वियमार रिपब्लिक। अब ये वियमार रिपब्लिक क्या है? तो वियमार रिपब्लिक एक ऐसी रिपब्लिक है जहाँ पर क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि वहाँ पे किंग लोगों का जो शासन हुआ करता था, एम्पायर्स हुआ करते थे बड़े बड़े, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार जाने के बाद जो जर्मनी है वहाँ से जो राजा किंग लोग हुआ करते थे उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ करके वो वहाँ से चले गए थे। तो उनके वहाँ से जाने के बाद फिर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्या बनाना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री जो है वो जर्मनी को बनाना चाहिए। तो जो जर्मनी है एक पावरफुल एम्पायर था अर्ली ईयर्स में 20th सेंचुरी में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था 1914 से 18 तक, ये हमने देखा। और लास्ट में जाके वो हार गया था। तो कौन कौन लड़ रहा था इसके साथ? ऑस्ट्रियन एम्पायर थे, और जो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? एलाइज के, जो कि कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ठीक है। सभी ने ज्वाइन किया था वॉर को, और जो एक क्विक विक्ट्री है वो वहाँ पे एलाइज की ही देखने को मिली थी। ये लोग ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जीते थे, और बहुत कम जो है यहाँ पे रियलाइज़ किया गया था वॉर में कि इसको और आगे तक बढ़ाया जाए। और यूरोप जो है उस टाइम पे बहुत ही, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो क्योंकि ये यूरोप से ही सारी कंट्रीज़ लड़ रही थी, तो आपस में लड़ते लड़ते इनके जो रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, सामान नहीं बचा था इन लोगों के पास। और जर्मनी जो है उसने जो इनिशियल गेन्स है, और उसने वहाँ पे इनिशियली क्या कर लिया था, फ्रांस और बेल्जियम को अपने कब्ज़े में कर लिया था, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में जो स्ट्रेथन हुआ था, ये जो एलाइज स्ट्रेथन हुए थे यूएस की एंट्री के बाद, 1917 में यूएस आया था, और इससे इन लोगों को बहुत ही स्ट्रेंथ मिली थी, और ये लोग आगे चल के जर्मनी को डिफीट करने में सक्षम हुए थे। और इन्होंने एक सेंट्रल पावर जो है वो वहाँ पे जो जर्मनी थी, जो सेंट्रल पावर हुआ करती थी नवंबर 1918 में, उसको हरा दिया था। तो ये जो डिफ़ीट हुई थी इम्पीरियल जर्मनी की, क्योंकि यहाँ पर इम्पीरियल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एम्पायर्स हुआ करते थे, राजा यहाँ पर शासन किया करते थे। तो जो एम्परर है वो, अब उनका क्या हो गया था, वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। तो अब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी वहाँ के लोगों को कि वो लोग वहाँ पर अब पार्लियामेंट्री पार्टीज़ जो हैं उसको जर्मन पॉलिसी में ला सके। तो एक नेशनल असेंबली वहाँ पर बनाई गई, मतलब जनरल असेंबली जो है उनकी मीटिंग हुई वीएमआर में। अब वीएमआर क्या है? एक जगह है जर्मनी में। तो वहाँ पर क्या हुई, इन लोगों की एक मीटिंग हुई नेशनल असेंबली की। उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फिर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो डिप्यूटीज़ जो थे वो इलेक्ट हो रहे थे जर्मन पार्लियामेंट में। अब उनको इलेक्ट किया जा रहा था, और जो जिसका जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? रिस्टेक जो ये नाम है, ये जर्मन पार्लियामेंट को दिया गया। और इस बेसिस पे जो इक्वल और यूनिवर्सल वोट जो हैं वो यहाँ पर कास्ट किए जाने थे सभी एडल्ट्स के द्वारा, और इसमें वुमेन्स भी जो थी वो इंक्लूड थी। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एम्पायर था वो क्या हुआ, उसका डिक्लाइनेशन होने लगा। डिक्लाइन होने के बाद जो यहाँ पे है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ पर लाया गया, उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे रखा गया। फिर जिसमें जर्मन पार्लियामेंट जो है, रिस्टेक जो है, उसको बनाया गया, और उसमें इक्वल यूनिवर्सल वोट सभी एडल्ट्स और उसमें वुमेन जो इंक्लूड थी उनको दिया गया। पर ये जो रिपब्लिक है, ये सभी लोगों ने इसको रिसीव नहीं किया था। सभी लोग इसको वेल रिसीव उसको नहीं कर रहे थे। क्यों? अब इसका कारण क्या था कि यहाँ पे तो इतना सब कुछ हो रहा था, एडल्ट को भी वहाँ पे वोटिंग राइट्स दिए जा रहे थे, वुमेन भी इंक्लूड थी।
फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, उसको नहीं अपना रहे थे, नहीं मान रहे थे। तो ये चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि जो इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट। क्या हुआ था कि जर्मनी उस टाइम पे हार गया था। तो जर्मनी के हारने के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके हारने के बाद जो एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी। अब ये जो पीस ट्रीटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि इस पर ही जो है पूरा टॉपिक, आधा जो टॉपिक है वो बेस्ड है। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जिसको बोला जाता है, वर्सलीज एक जगह है, वहाँ पर ये जो ट्रीटी साइन हुई थी एलाइज के साथ। ठीक है, अब इसमें एलाइज के साथ क्यों साइन हुई थी, क्योंकि एलाइज जो थे वो जीती हुई पार्टी थी, विनर थी। तो उसने क्या किया, जो हारी हुई पार्टीज थी, जर्मनी जिसमें मेन था, उसके साथ क्या किया, एक ट्रीटी साइन की, जो कि कैसी थी, बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग पीस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जर्मनी जो है उसने अपनी बहुत सारी जो कॉलोनीज़ थी उसको लूज़ कर दिया था। वो सारी जो कॉलोनीज़ थी वो एलाइज ने अपने अंडर में कर ली थी। और 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन भी जो है वो भी उन लोगों ने अपने, जो अगर उन लोगों ने कॉलोनीज़ अपने अंडर की तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी उनके अंडर में जाएगी। तो 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। तो 13% तक की जो टेरिटरीज़ हैं, 75% उनके रिसोर्सेज, अगर जिनको हम बोलें कि चलो टेरिटरीज़ तो ली, पॉपुलेशन भी वहाँ चली गई, लेकिन उनके मेन जो रिसोर्सेज थे जिससे वो आगे अगर डेवलप करना चाहें तो कर सकते थे, वो भी इन लोग ने क्या किया, अपने साथ लेके चले गए। तो ये जो एलाइड पावर्स थी ये क्या कर रही, और क्या किया इन्होंने, डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को, उसकी पावर को ख़त्म करने के लिए, बहुत ही कम करने के लिए। तो जर्मनी अब अपनी मिलिट्री जो है वो बाउंड्रीज़ पर नहीं लगा सकता था। अब जब जर्मनी अपनी मिलिट्री को ही बाउंड्रीज़ पर नहीं लगा सकेगा तो क्या होगा, आराम से कोई भी इन्वेजन वहाँ पे हो सकता था, कोई भी उन पर आक्रमण कर सकता था। तो ये सारी जो कुछ चीज़ें थी, ये जो एलाइज पार्टीज़ कर रही थी इन लोगों पर, वो बहुत ही बुरा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये जो वॉर था ये गिल्ट था जो कि जर्मनी में लोगों को हो रहा था कि ये जो वीएमआर रिपब्लिक जो है, ठीक है, वो लोग इसको दोषी मान रहे थे कि इन लोगों ने जाके वहाँ पर ये ट्रीटी की है, वहाँ पर उन लोगों ने ये साइन किए हैं और ये ट्रीटी मानी है जिससे कि जर्मनी को इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। और इन सब के रिस्पॉन्सिबल वो किसको मान रहे थे, वीएमआर रिपब्लिक को। तो ये जो भी एलाइड कंट्रीज़ हैं जो जिनकी वजह से ये जो जर्मनी है वो सफ़र कर रहा था, जर्मनी जो है वो फोर्स हो रहा था कि जो कंपनसेशन है, मतलब $6 बिलियन का जो कंपनसेशन है वो भी उसको देना था एलाइज को। और जो एलाइड आर्मीज़ जो हैं उन्होंने रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड जो है वहाँ पर पूरा कब्ज़ा करके रखा हुआ था 1920s में। और बहुत सारे जो जर्मन्स हैं, न्यू वीएमआर रिपब्लिक जो वहाँ पर बनाई गई थी, वो सिर्फ वॉर में डिफीट नहीं हुए थे, वो एक डिस्ग्रेस था वर्सलीज, जो ट्रीटी हुई थी वर्सलीज की, वो उसको। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है, जो साइन की गई थी रिपब्लिक ऑफ वीएमआर की तरफ से, इसी की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो रिपब्लिक ऑफ वीएमआर के अगेंस्ट थे कि इनकी वजह से ही जो है जर्मनी को सफ़र करना पड़ा। फिर यहीं से शुरुआत होती है एडोल्फ हिटलर के बनने की, कि कैसे जो है उन्होंने अपना बिहेवियर जो है, उनका बिहेवियर चेंज हुआ। क्योंकि ये जो एलाइज थे इन्होंने अपना जो हार्श बिहेवियर है, जो हारी हुई जो कंट्री थी, डिफीटेड जर्मनी जो थी, उसके सामने रखा, उसके सामने दिखाया। तो इसकी वजह से वहाँ पर ये जो चेंजेस हैं वो होना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब वॉर का इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो जो वॉर जो है वो एक बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो है वो पूरी ही जो एंटायर कॉन्टिनेंट्स है, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली वहाँ पर देखने को मिला। तो जो कॉन्टिनेंट हैं, जो क्रेडेटर्स हैं यूरोप के, वो डेप्टर्स में चेंज हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो इन्फेंट वीएमआर रिपब्लिक है वो अब क्या हो गई थी, उसको पे करना पड़ रहा था, जो ओल्ड एम्पायर है उसको पे करना पड़ रहा था।
और जो रिपब्लिक है वो बहुत ही बर्डन उस पर आ गया था, एक वो बहुत ही एक गिल्ट था वहाँ पे कि कैसे उन लोगों ने वो उस ट्रीटी की वजह से जो इतना सफ़र करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को, उसका उन लोगों को गिल्ट था। फिर फाइनेंशियली भी वो लोग बहुत वीक पड़ गए थे क्योंकि उनको जो कंपनसेशन देना पड़ रहा था $7 बिलियन का, उसकी वजह से भी एक तो उन लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि जिससे अगर वो ग्रो करना चाहें तो वो ग्रो कर सकें। तो ये सारी कुछ बहुत सारी उनके पास चीज़ें नहीं थी जिससे वो आगे बढ़ पाएँ। तो जो कुछ सपोर्टर थे वीएमआर रिपब्लिक के, बहुत सारे मेनली जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, वो इजी टारगेट हो गए अब अटैक के। तो इन लोगों को इजीली अटैक वहाँ के लोग अब करने लगे क्योंकि लोग ये किसके सपोर्टर थे, वीएमआर रिपब्लिक के। तो ये जो मॉकिंग इनको बोला गया नवंबर क्रिमिनल्स। ये जो वीएमआर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। अब इनको ये नाम क्यों दिया गया? तो नवंबर क्रिमिनल्स इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी वो कब साइन हुई थी? नवंबर में। और नवंबर में ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, इसमें ये जो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ा था वहाँ के लोगों के ऊपर, इसलिए इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। और जो माइंडसेट इन लोगों का हो गया था कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो अर्ली 1930s तक वो वहाँ पर देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसने एक अपना डीप इम्प्रिंट छोड़ा था यूरोपियन सोसाइटी में और पॉलिटी में। सोल्जर्स जो हैं वो सिविलियंस के ऊपर वहाँ पे प्लेस किए जाते थे। पॉलिटिशियंस और पब्लिक जो हैं वो एक ग्रेट स्ट्रेस था वहाँ पे कि जो लोग हैं उनकी जो अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग और जो मैस्कुलिन नीड है वहाँ पर वो लोगों में देखी जानी चाहिए। और जो मीडिया है ग्लोरीफाइड, वहाँ पर एक ट्रेंच लाइफ वहाँ के लोगों में देखने में मिलती थी। अब ट्रेंच लाइफ क्या है? तो वहाँ के जो सोल्जर्स होते थे वो वहाँ पे ट्रेंच बना करके लड़ाइयाँ करते थे। ट्रेंच मतलब एक टाइप का जो गड्ढा होता है उसको डिग किया जाता है और वहाँ पर रह करके वो लोग अपने दुश्मन से लड़ते हैं। तो उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादातर उसमें ही जाती थी, ट्रेंच में रह करके ही। और उन लोग ये एक अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे कि हमारा जीवन जो है वो, हमारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो गई कि हमको ये ट्रेंच लाइफ जीने को मिल रही है। मतलब हमें अपने देश के लिए एज अ सोल्जर दूसरे लोगों से लड़ने के लिए मिल रहा है। पर सच्चाई तो ये थी कि जो सोल्जर्स थे वहाँ के, उनको बहुत ही ज़्यादा उनकी मिजरेबल कंडीशन हो जाती थी ट्रेंच में रहने से। और वो जो ट्रैप्ड होते थे, बहुत सारे रेड्स फीडिंग और कॉप्स वहाँ पे होते थे, तो उनकी लाइफ उतनी अच्छी वहाँ पर नहीं रहती थी। बहुत सारी चीज़ें जो है उनको फेस करनी पड़ती थी, पॉइजनस गैस, एनिमी शेलिंग, ये सारी चीज़ जो हैं वो उनको सहनी पड़ती थी। फिर अग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर while popular support grew for conservative dictatorship and had recently come into being। फिर इससे क्या हुआ? ऐसे चलने के साथ फिर आगे चल के वहाँ पर डिक्टेटरशिप आई। अब वो डिक्टेटरशिप कैसे आई, कैसे यहाँ पे चेंजेस हुए, ये आगे टॉपिक्स में हम देखेंगे। तो जो डेमोक्रेसी है वो हमें पता है कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे यंग और सभी पॉपुलेशन के लिए। ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज़ ऑफ द इंटरवॉर यूरोप। लेकिन उस टाइम पे ये जो डेमोक्रेसी है वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाई वहाँ के लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे जो है वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप आई, कैसे जो एडोल्फ हिटलर है उन्होंने कौन कौन सी अपनी रणनीति अपनाई। Thanks for watching the video. In next video, we will study about political radicalism and economical crisis. I hope you will like the video.